नमस्कार। 2027 की जनगणना के हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस यानी एचएलओ ऐप के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हमारा पूरा फोकस इस ऐप के सबसे ट्रिकी पार्ट को डिकोड करने पर है। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक सिंगल सवाल आपके पूरे डेटा कलेक्शन का रास्ता तय कर देता है। तो चलिए जल्दी से आज के इस रोड मैप को देख लेते हैं। हम प्रश्न 7 के इस बड़े और कंफ्यूजिंग चौराहे को 4 आसान रास्तों में बांटेंगे। शुरुआत इस प्रश्न को समझने से होगी, फिर हम आवासीय विकल्प, संस्थागत अपवाद, गैर आवासीय उपयोग और आखिर में बंद या खाली मकानों की स्थिति पर बात करेंगे। चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, डिकोडिंग क्वेश्चन 7 यानी प्रश्न 7 को समझना। आखिर शुरुआती 6 बुनियादी सवालों के बाद ये 7वां सवाल फील्ड स्टाफ के लिए इतनी बड़ी चुनौती क्यों बन जाता है? देखिए, यहाँ मौजूद ये नंबर 12 कोई आम नंबर नहीं है। इस स्टेज पर ऐप में पूरे 12 अलग-अलग विकल्प आपके सामने होते हैं और आप इनमें से जो भी चुनेंगे उसी पर यह तय होगा कि ऐप का अगला फ्लो कैसा होगा और आपको किन सवालों का सामना करना पड़ेगा। और ये बात ना इस ऐप की असली फिलॉसफी को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। अगर आपने प्रश्न 7 का सही चुनाव कर लिया तो समझ लीजिए आगे कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। बस इस एक पॉइंट को मास्टर कर लीजिए और बाकी पूरी जनगणना एंट्री का कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने पहले प्रमुख रास्ते की ओर, हैंडलिंग रेजिडेंशियल ऑप्शंस। मतलब जब हम किसी ऐसे घर पर पहुंचते हैं जहां लोग सामान्य रूप से रह रहे हैं, तो हमें क्या करना है? जब आप विकल्प 1 यानी आवासीय चुनते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो जगह पूरी तरह से सिर्फ रहने के लिए इस्तेमाल हो रही है। और क्योंकि ये एक प्रॉपर घर है तो जाहिर है इसके लिए हमें सबसे डिटेल्ड में डेटा कलेक्शन करना होगा। इसलिए आपको ये याद रखना है कि ये रास्ता किसी मैराथन से कम नहीं है। आपको पूरी लगन के साथ पूरे 34 सवालों के जवाब दर्ज करने होंगे और ये लंबी प्रक्रिया तब जाकर 34वें सवाल पर खत्म होती है, जहां आपको परिवार का एक मोबाइल नंबर दर्ज करना होता है, जो कि पूरी तरह से सिर्फ जनगणना के काम के लिए ही इस्तेमाल होगा। लेकिन जरा इस अंतर को समझिए। अगर आप विकल्प 2 चुनते हैं यानी आवास सह अन्य उपयोग, जिसका मतलब है कि वहां रहने के साथ साथ कोई और काम भी हो रहा है, तो ऐप का फ्लो थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले ऐप आपसे उस प्रॉपर्टी का वास्तविक उपयोग मैन्युअली टाइप करने को कहेगा। आपको बताना होगा कि वो कौन सा काम है जो उस जगह के 50% से ज्यादा हिस्से में हो रहा है। ये बताने के बाद ही आप वापस उन 34 सवालों वाले रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं इस ऐप के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर, द इंस्टीट्यूशनल एक्सेप्शन या संस्थागत अपवाद। ये विकल्प 2 दरअसल एक बिल्कुल अलग तरह के परिवार के लिए एक सीक्रेट रास्ता खोलता है। सोचिए, जब कोई वृद्धाश्रम या हॉस्टल जैसी जगह पर जाता है तो क्या होता है? ये संस्थागत परिवार हमारे सामान्य घरों से अलग कैसे हैं? यहां हमें ये समझना होगा कि इन जगहों पर हमारे सामान्य आवासीय नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होते। तो संस्थागत परिवार असल में एक सामूहिक रहने की व्यवस्था है और दिलचस्प बात यह है कि ये ऑप्शन तभी एक्टिवेट होता है जब आप पहले विकल्प 2 चुनें और फिर एक खास बॉक्स को चेक करें। ध्यान रखिएगा, अगर आपने विकल्प 1 चुना है तो ये बॉक्स डिसेबल ही रहेगा। ये जादुई तरीके से सिर्फ तभी अनलॉक होता है जब पहले विकल्प 2 को चुना गया हो। और जैसे ही आप इस खास सीक्वेंस को फॉलो करते हैं ना, सॉफ्टवेयर आपको एक बहुत ही छोटे और आसान रास्ते पर मोड़ देता है। आपने विकल्प 2 चुना, वास्तविक उपयोग दर्ज किया और संस्थागत बॉक्स को चेक किया। बस ऐसा करते ही आपका रास्ता सीधे 11वें सवाल पर आकर खत्म हो जाता है। आपको सिर्फ सवाल नंबर 8, 9, 10 और 11 के जवाब दर्ज करने होते हैं। और इसमें एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निकल शॉर्टकट भी है। परिवार आवंटन के लिए ऐप अपने आप 9वें सवाल में ये 99 दर्ज कर देगा। ये इस बात का साफ सिग्नल है कि आपकी संस्थागत परिवार की एंट्री अब लगभग पूरी हो चुकी है। चलिए अब हम अपने तीसरे प्रमुख रास्ते की ओर चलते हैं, नॉन रेजिडेंशियल यूसेज यानी गैर आवासीय उपयोग। देखते हैं कि कमर्शियल और पब्लिक जगहों के लिए ये ऐप कैसे एक बिल्कुल अलग तरह का डेटा एंट्री सिनेरियो तैयार करता है। विकल्पों की इस लंबी लिस्ट पर एक नज़र डालिए। विकल्प 3 से लेकर 9 तक, इसमें दुकान, ऑफिस, स्कूल, होटल, अस्पताल, फैक्ट्री, पूजा स्थल सब कुछ शामिल है। अब मज़ेदार बात यह है कि सॉफ्टवेयर के अंदर इन सभी कोड्स का बर्ताव बिल्कुल एक जैसा है। चाहे कोई बहुत व्यस्त कारखाना हो या कोई शांत सा पूजा स्थल, ऐप इन सब को एक ही नियम में बांध देता है। इस रास्ते की सबसे बड़ी खूबी है इसकी स्पीड। जैसे ही आप इनमें से कोई भी विकल्प चुनते हैं और उसका वास्तविक उपयोग टाइप करते हैं, तो आपकी एंट्री तुरंत उसी 7वें सवाल पर ही खत्म हो जाती है। आपसे कोई और सवाल नहीं पूछा जाता।
सोचिए, इससे फील्ड में आपका काम कितनी तेजी से होगा। और अब आखिर में उन स्थितियों की बात करते हैं जो फील्ड में अक्सर सामने आती हैं। लॉक्ड एंड वेकेंट हाउसेस, यानी वे घर जहां या तो कोई दरवाजा नहीं खोल रहा या फिर जो बिल्कुल खाली पड़े हैं। जनगणना के प्रोटोकॉल में इन दोनों स्थितियों के बीच एक बहुत बड़ा और ज़रूरी अंतर है। एक तरफ वो परिवार है जो शायद सिर्फ दिन के लिए काम पर गया है और घर पर ताला लगा है, और दूसरी तरफ वो प्रॉपर्टी है जो महीनों से बिल्कुल खाली पड़ी है, जिसका कोड है विकल्प 0। हमें इन दोनों को अलग अलग समझना होगा। अगर आप बंद या लॉक वाला विकल्प चुनते हैं तो ऐप क्या करता है? वो बीच के सारे सवालों को स्किप कर देता है। वो सीधा फास्ट फॉरवर्ड होकर 34वें सवाल पर जंप कर जाता है ताकि आप उस परिवार का एक कॉन्टैक्ट नंबर ले सकें। इस तरह से ये पूरी एंट्री सिर्फ 8 सवालों के अंदर सिमट जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी खाली प्रॉपर्टी के लिए विकल्प 0 चुनते हैं तो आपको बस ये दर्ज करना है कि वो इमारत बाहर से देखने में कैसी लग रही है। बस इतना किया और आपकी एंट्री तुरंत वहीं समाप्त हो जाती है। ऐप आपसे कोई फोन नंबर नहीं मांगेगा। ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, ये प्रश्न 7 के पूरे ब्रांचिंग लॉजिक का एक परफेक्ट सारांश है। आप इसे फील्ड वर्क के लिए अपना मेंटल मैप मान सकते हैं। देखिए, आवासीय विकल्प आपको सीधे 34वें सवाल तक ले जाते हैं। संस्थागत परिवार आपको 11वें पे रोकते हैं। गैर आवासीय और खाली मकान सीधा 7वें पर ही खत्म हो जाते हैं। और जो बंद मकान हैं, वो सीधा 34वें सवाल पर जंप करके कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं। बहुत ही सिंपल और लॉजिकल है। तो अगर आप इन नियमों को बस एक कंफ्यूजिंग लिस्ट मानने के बजाय इस तरह से लॉजिकल रास्तों के रूप में देखें तो ये मुश्किल लगने वाला काम एकदम आसान हो जाता है। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल, क्या प्रश्न 7 के इन रास्तों को अच्छे से समझ लेने भर से हमारी 2027 की जनगणना देश की वास्तविक स्थिति को पूरी सटीकता के साथ दर्शा पाएगी? इस बारे में जरूर सोचिएगा।